कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है। गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हो, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होगी। पिछले 75 साल से हर एक भारतीय के मन में एक ही सपना है, सपना उस पार तिरंगा लहराने का। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो एरिया, वो पहाड़ियां जिस पे अवैध तौर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। यहां पर 40 लाख लोगों की आबादी है जो पाकिस्तान के जुल्म और सितम की वजह से बेहद परेशान है। वो पाकिस्तान के चंगुल से रिहा होना चाहते हैं। तो क्या अगले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखंड भारत का सपना पूरा होगा कि क्या इस पीओके में भारतीय ध्वज लहराएगा? सभी लोग एकजुट होकर राष्ट्रगान गाएंगे। संकेत भी ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन ये सपना कैसे सच होगा? क्या 1947 में भारत ने पीओके को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी? क्या 1971 के युद्ध में पीओके की डील न करके भारत ने एक और गलती की? और क्या 1947 वाली गलती को 2023 में सुधारने का वक्त आ गया है? The first thing to appreciate and to consistently get into the minds of the entire nation is the fact that we have actually rectified a fundamental mistake which was made in 1947, and a mistake for which Dr. Shyama Prasad Mukherjee fought so hard in his own lifetime to rectify. तारीख थी 26 अक्टूबर 1947 और जगह थी अमर पैलेस जम्मू। यानी वो दिन जब जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। लेकिन इससे पहले कश्मीर में वो सब हो चुका था जो आज की कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार है। महाराजा हरि सिंह के बारे में मशहूर था कि वो अपना ज्यादातर वक्त बॉम्बे के रेस कोर्स में गुजारा करते थे या फिर अपने राज्य के जंगलों में शिकार करते थे। वो जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा थे। तब पूरे हिंदुस्तान में 565 रियासतें थीं, लेकिन आजादी के वक्त अंग्रेजों ने इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए। पहला, वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या फिर तीसरा, वो आजाद रह सकते हैं। कश्मीर की खूबसूरती की वजह से महाराजा हरि सिंह उसे एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए पाकिस्तान को हर हाल में कश्मीर चाहिए था। यानी महाराजा हरि सिंह को यह अंदेशा हो चुका था कि वो ज्यादा समय तक कश्मीर को आजाद नहीं रख पाएंगे। या तो उनको पाकिस्तान के साथ शामिल होना होगा या फिर भारत के साथ मिलना होगा। लेकिन उसी बीच भारत को इसकी पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए एक बड़ी साजिश रच रहा है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। इन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। वो पश्तून थे जिनके साथ महाराजा कश्मीर के मुस्लिम सैनिकों ने भी हाथ मिला लिया था। कबायली मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे, श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर। यानी अब श्रीनगर पर कब्जा भी
बस कुछ ही वक्त की बात थी। कबायली हमलावर कश्मीर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर के बारामूला तक पहुंच गए थे, जहां से श्रीनगर सिर्फ 54 किलोमीटर दूर था। कबायली हमलावरों ने बारामूला में आतंक मचाना शुरू कर दिया। लूटपाट, बलात्कार और आम लोगों की हत्याएं करने लगे। इन हमलावरों के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, बल्कि सिख और मुसलमान भी थे। 2 दिन तक हमलावरों ने खूब तबाही मचाई। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की कि हमें बचा लो। बदले में भारत ने महाराजा के सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। रातों रात 3 एयरफोर्स के जहाज और सिविल एयरलाइंस के जितने जहाज थे, उन सबको पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर लाया गया और 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। रास्ते में कबायलियों के हमले के सबूत आसमान से ही दिख रहे थे। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में कदम रखे, कबायली हमलावरों के कदम पीछे हटने शुरू हो गए। कश्मीर में भयंकर जंग छिड़ चुकी थी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी गलती कर दी। भारत को इस गलती का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू कश्मीर के मसले को 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलना शुरू कर दिया। इस बीच कश्मीर में भारतीय सेना, कबायली हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में कारगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था और यही है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की। हमारा देश उस समय विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे। फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। यह है जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। यह है वो शख्सगाम वैली जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट की थी और यह है वो अक्साई चिन जो 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने हथिया लिया था। जम्मू कश्मीर का कुल एरिया 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से करीब 35% हिस्सा यानी 78,104 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के पास है। 17% हिस्सा
37,555 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चिन चीन के पास है। 46% इलाका भारत के पास है, यानी 1,01,387 वर्ग किलोमीटर, और करीब 5200 स्क्वायर किलोमीटर की शक्सगाम वैली है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को 1963 में गिफ्ट दे दिया था। जब हम पीओके को देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, तो अपना ध्यान हमको गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ भी ले जाना चाहिए, क्योंकि पूरा इलाका तो वो भी था, और गिलगिट बाल्टिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र जिसको हम शक्सगाम वैली या घाटी कहते हैं, वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया 1963। वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सियाचिन है, जो दौलत बेग ओल्डी है, जो भी अक्साई चिन है, इन सब की भूगोलिक परिस्थिति में सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने खुद पीओके को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला वो हिस्सा जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है, और दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का। पीओके 10 जिलों में बटा हुआ है। मुजफ्फराबाद यहां की राजधानी है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक समस्या यह है कि इसी गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में चीन की भी मौजूदगी है। यहां चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो चीन के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच रहा है। सीपेक के तहत चीन ने 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक कर लिया है, जबकि 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने का अनुमान है। हमें ये भी देखना है कि ये लड़ाई में चाइना का क्या रोल होगा। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक में, जिस तरह से उन्होंने पैसे दिए, जी उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है चाइना के लिए। तो वो चाहेंगे कि ये एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहे, इंडिया का इस पर डोमिनेशन ना हो। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर लड़ाई हुई मान लीजिए, तो हमें सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान का बॉर्डर ही नहीं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां से क्या हो सकता है। नक्शों के जरिए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पूरी स्थिति हमने आपको इसलिए बता दी ताकि आप ये समझ सकें कि भारत के लिए अपने इस हिस्से को वापस पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हर तरह की समस्या है। यहां चीन भी है, पाकिस्तान की सेना भी है। तो फिर भारत की तरफ से अक्सर पीओके को वापस लेने के संकेत क्यों दिए जाते हैं? जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपका त्याग, ये तपस्या हिंदुस्तान को विश्व में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी जब है, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अपने भाषणों में पीओके का जिक्र करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। लद्दाख के टाइम पर भी उन्होंने बहुत सूझबूझ से स्थिति को आगे लेकर गए हैं। तो यहाँ पर भी जो वो बयान दे रहे हैं, देखिए, एक तो उनका दायित्व होता है
कि सेना को हमेशा तैयार रखना, सेना का मनोबल ऊपर रखना, सेना को नई नई आयाम की तरफ प्रेरित करना। तो एक तो पहलू ये भी है। दूसरा पहलू ये भी है कि ये एक सेना को एक इंडिकेशन है कि राजनीतिक जो नेतृत्व है वो आपके साथ है। अगर आप तैयारी कर लेंगे और विकल्प पैदा करेंगे तो हो सकता है हम आपको हरी झंडी दिखा दें, जैसे कि हमने लद्दाख में कैलाश पहाड़ियों पे कब्जा करके किया, या बालाकोट में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो भारत बदला है, भारत की स्थिति मजबूत हुई है। ऐसी स्थिति में यह उनकी एक मैसेज पाकिस्तान को हो सकती है कि भाई आप G20 और इससे पहले और भारत में चुनाव भी होंगे, आपके देश में भी चुनाव हो रहे हैं, आप भारत की स्थिति को बिगाड़े मत, आप अपने काम करें, वैसे ही आप बुरी हालत में। दूसरा ये भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया, कि वो प्रेरित कर रहे हैं, वो तैयारी करा रहे हैं, और करेंगे कब ये हमको उन पे छोड़ना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करना इतना आसान है? अगर ऐसा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितना भीषण युद्ध होगा? क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा? अगर ऐसा हुआ तो भारत क्या करेगा? सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और भारत के इस युद्ध में चीन का क्या लाभ होगा? इस पीओके के अंदर चीन के काफी ज्यादा रुपया, पैसा और एसेट्स इन्वॉल्व हैं। यहां पर वो रोड तैयार कर रहा है, यहां पर वो लोगों को गुमराह कर भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रहा है। तो ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होगा तो चीन से भी निपटने की भारत की क्या तैयारी है? भारत के पीओके पर कब्जा करने के फिलहाल 3 विकल्प नजर आते हैं। पहला है सीधा मिलिट्री का हमला, दूसरा है पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, और तीसरा है डिप्लोमेसी यानी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का रास्ता। अब डिप्लोमेसी का रास्ता तो फिलहाल मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान कभी भी पीओके को भारत को देने को राजी नहीं होगा, तो फिर सीधा रास्ता बचता है मिलिट्री हमले का। लेकिन भारत की नीति है वो पहले हमला नहीं करता। ऐसे हालात में भारत पीओके में मिलिट्री कैसे भेजेगा? इसके लिए भारत पीओके में आतंकी कैंपों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि अतमुकाम, लीपा, धुदनियाल, सोनलवाली, डोंगी, बराई और कोटली में अभी भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। भारतीय सेना पीओके के आतंकी कैंपों पर हमला कर सकती है, जैसा कि उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक में किया था। हमें फर्क ये भी पड़ता है कि पीओके से बहुत सारे आतंकवादी भारत में भेजे जाते हैं। तो पीओके पे जब भी हम कोई कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कि हम उन क्षेत्रों के ऊपर पहले जाएंगे, जैसे कि हवेली है, बाग है, जैसे कि भिम्बर है, कोटली है। इन जगहों पे आतंकवादी के कैंप होते हैं। हो सकता है मुजफ्फराबाद ना जाए और इधर पहले जाएं। तो ये सब पहलू हमारे जो सैन्य कमांडर हैं वो इसका विश्लेषण करते हैं, और मैं आपके श्रोताओं को ये पूरी तरीके से आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसका प्लान है, इसके तरीके हैं, उसको बार बार अभ्यास किया जाता है, उसको सुधारा जाता है और बदलते हुए समीकरणों में उसको परखा जाता है। अगर ये एक्शन हुआ तो ये वेल प्लान्ड होगा। इसे एग्जीक्यूट करने तक किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जैसे उरी अटैक या फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई, ठीक उसी की तर्ज पर इस एक्शन को करना होगा और सभी की आंखों से ओझल करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। यानी एक ऑप्शन तो यह है कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी कैंपों पर हमला करे, वहां आतंकवादियों का सफाया करे और फिर वहीं उस इलाके पर कब्जा करके बैठ जाए। लेकिन इससे भारत को क्या हासिल होगा? क्योंकि हम तो पूरे कश्मीर की बात करते हैं और पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान के साथ ऑल आउट वॉर की जरूरत होगी, जिसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी आएगी और नौसेना भी तैनात होगी। लेकिन क्या भारत एक ऑल आउट वॉर के लिए तैयार है? ये ऑल आउट वॉर होगी। अब कारगिल जैसी नहीं कि हम सोचें कि ये बस एक छोटे से सेक्टर या एरिया में सीमित रहेगी।
या सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये लड़ाई होगी, ये पूरे बॉर्डर्स पर, हमारे लैंड बॉर्डर पर होगी, हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स, सी बॉर्डर्स पर होगी। तो तीनों सर्विसेज इसमें फुली इन्वॉल्व होंगी, और तीनों सर्विसेज ही नहीं, जैसे बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, कि अब जो लड़ाई होगी तो इसके लिए जो तैयारियां होंगी, लॉजिस्टिक्स होगा, इंडस्ट्री को गियर अप करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमें नॉट ओनली वेस्टर्न बॉर्डर्स पर LAC पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना कैसे करेगी। तो तीनों सर्विसेज फुली इन्वॉल्व होंगी, गवर्नमेंट फुली इन्वॉल्व होगी, डिफेंस इंडस्ट्री फुली इन्वॉल्व होगी। तो ये एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। मौजूदा हालात की बात करें तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है। भारतीय सेना में 14 लाख से ज्यादा एक्टिव फौज है। इसके साथ ही 11 लाख की फौज भी रिजर्व में है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख की एक्टिव फौज है और 5.5 लाख फौजी रिजर्व में हैं। इसके अलावा भारत के पास 25 लाख की पैरामिलिट्री भी है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख की पैरामिलिट्री है। यानी भारत के पास कुल 50 लाख की सेना है और पाकिस्तान के पास 17 लाख की। आसान नहीं है कि ये कुछ दिनों की लड़ाई नहीं होगी, जैसे मैंने बोला महीनों की लड़ाई होगी, ऑल आउट वॉर होगी, और एक मुश्किल युद्ध होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एक बड़ी फौज है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप देखें दोनों की मिलिट्रीज और दोनों की इकोनॉमिक पोटेंशियल, तो अल्टीमेटली ये है कि इंडिया की फोर्सेस मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर प्रिवेल कर सकती है। भारत के पास 4,600 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3,700। भारत के पास कुल 2,200 विमान हैं, जिनमें से 577 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1,400 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 363 ही फाइटर जेट्स हैं। नौसेना की बात करें तो भारत की फ्लीट स्ट्रेंथ 295 की है, जबकि पाकिस्तान की 114 की है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 9। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2। भारत के पास 138 पेट्रोल वेसल हैं और पाकिस्तान के पास 48। इसमें अगर हम चलें तो भारतीय नौसेना का जो होगा वो रोल थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्र तो है नहीं। लेकिन वो जो अरब महासागर है वहाँ पर कराची, पसनी, जिवानी, इन बंदरगाहों पे ब्लॉकेड करके दबाव बना सकती। एक ये उनका बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है इसमें। और अब कई श्रोताओं को पता नहीं होगा, लेकिन अखबारों में आया है कि जब डोकलाम हुआ तो भारतीय सेना नौसेना के जो जहाज थे P3C और रायन, उन्होंने सर्वेलेंस की और सूचनाएं दी, क्योंकि वहाँ उनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसे ही हमारे पास सी गार्जियन एक ऐसा ड्रोन है जो हमने अमेरिका से लीज पे लिया है और अब कुछ और खरीद रहे हैं, वो भी सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो सर्वेलेंस के क्षेत्र में और दबाव बनाने में नौसेना का रोल हो सकता है। अभी हालात भारत के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की अपनी स्थिति ठीक नहीं है। मुल्क दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, दुनिया की भीख पर अपना काम चला रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान युद्ध तो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यह तुरंत खत्म नहीं होगा, बल्कि ये लंबा खींचेगा। लेकिन क्या इन आर्थिक हालात में पाकिस्तान युद्ध को लंबा खींच सकता है? देखिए, ऐसा है, कर सकता है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि हम वॉर पर जाएं कि नहीं। कहते हैं कि मतलब वॉर का हमेशा एक पॉलिटिकल एम होता है। तो अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि हाँ हम
युद्ध करेंगे तो आर्मी तो तैयार है, प्रिपरेशन चलती रहती है, वॉर गेम्स, एक्सरसाइजेस, प्लानिंग और डिस्कशन। पर देखिए कॉस्ट देखनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट को देखना है। एक जैसे मैंने बताया ऑल आउट युद्ध है, नॉट ओनली डिफेंस सर्विसेज लेकिन पूरी गवर्नमेंट, पूरी इंडस्ट्री, पूरी देश की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट और फर्क पड़ेगा। तो क्या ये कॉस्ट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये डिसीजन उनका है। यह युद्ध सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं रहेगा। जाहिर तौर पर पाकिस्तान दूसरे फ्रंट भी खोलेगा। उसका साथ देने के लिए चीन भी आ सकता है। ऐसे में भारत को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर युद्ध का फ्रंट खोलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि तीनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो युद्ध की सूरत में यह भी आशंका है कि इस पूरे इलाके में परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? कई बार पाकिस्तान के नेताओं ने, खास करके प्राइम मिनिस्टर ने यूएसए में जाकर भी बोला है कि अगर हमारे पास कन्वेंशनल हमला होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, और खास करके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो वो बोलते हैं नसर 9 या हतफ बोलते हैं, हतफ 9 नसर। ये एक उनका कहने का तरीका है ताकि वो हमको एक डिटर कर सकें, ताकि हम हमला ना करें। परंतु कई बात सोचने की है। एक बात, क्या पाकिस्तान अपने ही कश्मीरी, जिस कश्मीर के लिए वो लड़ते आए हैं इतने सालों से, और जिस कश्मीर की वो भाषा बोलते हैं कि यार कश्मीर ही एक ऐसा मुद्दा है जो हमको बांध के रखा हुआ है पाकिस्तान को, उसके उस इलाके में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे? कौन उनको धन्यवाद बोलेगा कि भाई आपने न्यूक्लियर वेपन हमारे पे इस्तेमाल किया? सो ये कहना कि हाँ न्यूक्लियर वेपन है, और उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से उसका हमको, इंडिया को डिटर करने के लिए इस्तेमाल किया भी है। परंतु हमको इस विषय में डिटेल में सोचना पड़ेगा, इसका एस्केलेशन कंट्रोल क्या है। वैसे तो भारत की नीति यह है कि वो पहले न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान की इस तरह की कोई रणनीति नहीं है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को अपनी सुरक्षा के लिए बताता है। वैसे भी पाकिस्तान में जो हालात हैं उनमें कुछ भी संभव है। तो क्या भारत और पाकिस्तान इसमें न्यूक्लियर अटैक भी झेलने को तैयार हैं? वो तो अभी भी बोलता है कि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स लड़ने के लिए हैं। हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का रोल है कि लड़ाई ना हो, डिटर वॉर। और पाकिस्तान बोलता है कि लड़ाई होगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना, क्योंकि दोनों कंट्रीज के लिए बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन की बात है। पर ये थ्रेट है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी कंटिजेंसी में लड़ाई शुरू हो गई तो एकदम से पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। काफी बड़ी आर्मी है उनकी, 5.5 लाख से ज्यादा उनके सोल्जर्स हैं। एयरफोर्स ठीक है, प्रोफेशनल आर्मी है, ट्रेन आर्मी है। तो ऐसा भी नहीं है कि लड़ाई शुरू होते ही एकदम से न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। परमाणु हथियार जो हैं वो राजनीतिक हथियार होते हैं, उनका इस्तेमाल लगभग असंभव है। हालांकि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेवार राष्ट्र है, उसने अभी एक जीरो रेंज की बात भी कर डाली, जीरो रेंज। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें बालाकोट से पहले भी पाकिस्तान कहता था कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, पर किया नहीं। भारत ने बहुत सूझबूझ से टारगेट का सही सिलेक्शन करके, और ये टारगेट पीओके में नहीं थे, ये खैबर पख्तूनख्वा में थे, डीप में थे, लेकिन हमने टारगेट ऐसा चुना कि पाकिस्तान कुछ ना कर सका। तो इस बार भी हमारा जो प्लान होगा, मेरा ये पूरा मानना है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए इस हालात में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी विकल्प है। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज इतनी खराब है, वो इतना निर्भर है दूसरे राष्ट्रों पे कि ऐसा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो गैर जिम्मेदार राष्ट्र होते हैं, जो कि बहुत मजबूरी में फंसे होते हैं, वो जिसको कहते हैं डेस्परेशन में कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर यह दायित्व बनता है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें।
इस वक्त के दुनिया के हालात भी भारत के पक्ष में हैं, क्योंकि दुनिया जान रही है भारत में एक मजबूत नेतृत्व है। मोदी ने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बनाया हुआ है। वो अमेरिका के स्टेट गेस्ट भी होते हैं तो फ्रांस के नेशनल डे के चीफ गेस्ट भी। कोई उन्हें बॉस बोल रहा है, कोई पैर छू रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग भी मोदी की ही है। भारत के इस रुतबे से तो पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। इसीलिए तो वो भारत को पश्चिमी देशों की डार्लिंग बताता है। Whether it's in the European Union, whether it's in the ASEAN or the Asian tigers, wherever they are, their first and the largest contributors to their economy in terms of trade are always countries which are right next door. And then there is the East, okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very closed-minded towards some of its own people and towards certain countries within the region. भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी मुफीद है क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन आया तो उसे पता होगा कि भारत के साथ भी पश्चिमी देश खड़े हैं। हमें जब भी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हमको सामरिक दृष्टि से पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी। देखिए 1971 में अमेरिका आया था 7वें बेड़े को लेकर, 7th फ्लीट को लेकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आया था। एंटरप्राइज उसको लीड कर रहा था, लेकिन भारत उस दबाव में नहीं आया। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम चीनियों को बिना नुकसान करे वहां पर कुछ कर सकें, कुछ इलाके पे कब्जा कर सकें, जो कि हमारे लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से आतंकवादी हमारे राष्ट्र में आते हैं। और फिर एक कैसे ही हम जैसे पृष्ठभूमि तैयार करें कि बाकी पीओके के हिस्से खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ जाएं। कई ऐसे विकल्प हो सकते हैं। पीओके में इस वक्त हालात ठीक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने यहां के लोगों को मजबूर किया हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग जब इधर वाले कश्मीर का विकास देखते हैं तो उन्हें न सिर्फ हैरानी होती है बल्कि वो अपनी किस्मत पर भी रोते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका चीनियों को दे दिया है। चीनी यहां विकास के नाम पर खूब संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इसमें चाइना के काफ़ी लोग हैं जो कि वहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और जो डैम बनाए जा रहे हैं, जो SCZ बनाया जा रहा है, वो सब चाइनीज़ के अंदर है। और चाइनीज़ वहाँ पे, जैसे कि आप जानते ही हैं, CPEC भी बनाया जा रहा है जो कासगढ़ से कुंजरे पास से होकर इस्लामाबाद की तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। इसमें हमको POK के और गिलगिट बाल्टिस्तान को लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज बाल्टिस्तान और गिलगिट के लोग सफ़र करते हैं। 75 साल की हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने POK और गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। उनकी डेवलपमेंट को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। पहले तो वो 2009 तक तो स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे, तो आप लगाओ वो स्टेट ही नहीं थी, मतलब उसको 4 स्टेट्स गिनते थे, गिलगिट बाल्टिस्तान POK को गिना नहीं जाता था। हमारी तरफ 5-10 गांव हमने जो 1971 में कैप्चर किए थे बाल्टिस्तान के, वो काफ़ी प्रॉस्पर कर चुके हैं। एक जॉइंट प्लान बनाने की आवश्यकता है जिसमें फोर्सेस भी हो और जिसमें लोकल लोगों का साथ हो, और ये अगर ऐसा हुआ तो ये कार्य किया जा सकता है। और इसके लिए हमको ग्राउंड को पहले तैयार करने की आवश्यकता है। 2 तरीके हैं कि POK वापस आ जाएगा इंडिया में। एक तो ये है जैसे हम बात कर रहे हैं कि लड़ाई हो जाए और युद्ध हो जाए, और दूसरा तरीका है कि अगर लोग अपने आप बोलें कि हमारी तरफ, इंडिया की तरफ का डेवलपमेंट देखकर, इकोनॉमिक पोटेंशियल देखकर कि हम वापस जो इंडियन साइड है उससे जुड़ना चाहते हैं।
इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फीजिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने ये कहीं देखा नहीं है। आपने देखा है ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन की कैसे दीवार टूटी थी, लोगों ने कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। तो अगर लोग देखेंगे कि इंडिया साइड में उनको ज़्यादा फायदा है, तो हो सकता है कि इस तरह की मांग उठ जाए। भारत के पास यह भी विकल्प है कि भारत इस बगावत के और ज्यादा बड़े होने का इंतजार करे और फिर यहां के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पीओके में दाखिल हो जाए, जैसा कि 1971 में बांग्लादेश में हुआ था। तब वो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम बढ़े तो मुक्ति वाहिनी बनी और फिर भारत की एंट्री हुई, पाकिस्तान की हार हुई, सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ और बांग्लादेश एक नया मुल्क बना। हम जानते हैं कि बाल्टिस्तान के लोग खुश नहीं हैं पाकिस्तान से, और हमने बांग्लादेश भी कैप्चर किया। बांग्लादेश के बारे में हम जानते हैं मुक्ति वाहिनी ने कितना अच्छा काम किया था। तो हमको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा गिलगिट बाल्टिस्तान में और पीओके में कि हम ये कार्य को पूरा कर सकें। हर कार्य को किया जा सकता है, ये नहीं है कि नहीं किया जा सकता, परंतु उसके लिए कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। और अगर हमको ये क्लियर कट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में मिलता है कि आपको ये इलाका कैप्चर करना है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस और इनफैक्ट होल नेशन को इसलिए तैयार होना पड़ेगा कि हम इस कार्य को पूरा कर सकें। वैसे भारत के पास डिप्लोमेसी का भी विकल्प बचता है। इस विकल्प से पीओके पर कब्जा तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए पीओके पर खुद को डिफेंड करना मुश्किल जरूर हो जाएगा। पीओके के शरणार्थियों की एक निर्वासित सरकार बन सकती है जिसे भारत मान्यता दे देगा, ठीक वैसे ही जैसे तिब्बत के शरणार्थियों ने निर्वासित सरकार बनाई है। चीन इससे बहुत परेशान होता है। यह सरकार दुनिया में भारत की मदद से अपनी आवाज उठाएगी, दुनिया को बताएगी कि कैसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा किया हुआ है। अगला कदम हो सकता है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके के प्रतिनिधियों के लिए खाली 24 सीट्स को भरना। भारत पीओके के शरणार्थियों को भारत में जगह दे सकता है और फिर उनके प्रतिनिधियों को विधानसभा में एमएलए का दर्जा दे सकता है। हालांकि इसके लिए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन करना होगा। लेकिन भारत की इस पूरी कोशिश में सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही बनेगा, जिसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी होगी। वैसे भी चीन पाकिस्तान से तंग आ चुका है। भारत चीन को यह प्रस्ताव दे सकता है कि सीपेक के लिहाज से भी चीन के लिए गिलगित बाल्टिस्तान में भारत के साथ होना ज्यादा फायदेमंद होगा, तो बात बन सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।